नमस्कार, स्वागत है आपका सूर्या समाचार के खास शो प्रजा के पहरेदार में। प्रजा के पहरेदार कार्यक्रम में आज हम एक बार फिर देश की सबसे बड़ी पंचायत की बात करेंगे, जिसमें पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है देश और प्रदेश के विकास की, उन समस्याओं की जो देश और प्रदेश के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। लेकिन जब सदन में चर्चा और हंगामा ज्यादा देखने को मिले तो क्या होगा? ऐसा ही कुछ देश की सबसे बड़ी पंचायत में, खासतौर पर राज्यसभा में देखने को मिल रहा है, जहां भारी हंगामे के कारण सदन में कई बार गतिरोध उत्पन्न हुआ है। इसे लेकर बार बार राज्यसभा के सभापति ने शांतिपूर्ण चर्चा की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहा, जिस कारण एक बार फिर राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की शुरुआत की कार्रवाई काफी हंगामेदार रही, जो बाद में शांतिपूर्ण माहौल में तब्दील भी हुई और लोकसभा की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न भी हुई। इस दौरान सांसदों ने किन किन विषयों को रखा और किन किन मुद्दों पर दोनों सदनों में सांसदों के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिली है, इन सभी विषयों को हम आपके सामने रखेंगे विस्तार से हमारे खास शो प्रजा के पहरेदार में। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रजा के पहरेदार। राज्यसभा की शुरुआती कार्रवाई काफी शांतिपूर्ण रही। इस दौरान राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने एनसीपी नेता शरद पवार और बीजेपी नेता हर्ष महाजन को जन्मदिन की बधाई देकर इस दौरान कुछ सांसदों के हल्के फुल्के अंदाज में तंज भी कसते हुए नजर आए, जिस पर जगदीप धनखड़ ने संसद में मौजूद सांसदों को रिश्तों की अहमियत समझाने की अपील भी की। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री शरद पवार जी and Shri Harsh Mahajan on their birthdays. Shri Sharad Pawar ji, Padam Vibhushan awardee, a four-time Chief Minister of Maharashtra, 1978 to 1980, 1988 to 1990, 1990 to 91, and 1993 to 95. Shri Harsh Mahajan is serving his first term in Rajya Sabha since April 2024. Shri Mahajan served for 3 terms in Himachal Pradesh Legislative Assembly. आप तो रिश्तों को बहुत जल्दी भूल जाते हो, आपको रिश्ते याद ही कहाँ रहते हैं? रिश्तों की अहमियत समझो थोड़ा। इन रिश्तों की तिलांजलि नहीं दी जाती है, इन रिश्तों को पूजा जाता है, सर्जन किया जाता है। चोट करनी है तो दिमाग पर कीजिए, दिल पर नहीं। राज्यसभा की शुरुआती कार्रवाई काफी शांतिपूर्ण रही। इस दौरान राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने एनसीपी नेता शरद पवार और बीजेपी नेता हर्ष महाजन को जन्मदिन की बधाई देकर इस दौरान कुछ सांसदों के हल्के फुल्के अंदाज में तंज भी कसते हुए नजर आए, जिस पर जगदीप धनखड़ ने संसद में मौजूद सांसदों को रिश्तों की अहमियत समझाने की अपील भी की। रणदीप सुरजेवाला, nothing is going on record. What is this? नहीं, sir. What I have second. Honorable members, 1 second. Would you please take your seat? Randeep, don't force me. Don't force me. Don't force me. No. I am in the middle of taking a view. I know. Please think. I am a thinking mind at least. माननीय सदस्यगण, जो नियम आपने बनाए हैं उन नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि अगर इस सदन में उस सदन के सदस्य की चर्चा की जाती है तो कैसे की जाएगी। तो रूल साफ कहता है कि चर्चा हो सकती है। आप उस
रूलिंग को नहीं पढ़ेंगे। आप तो क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में मेरा दिमाग अभी चल रहा है। किसान का दिमाग विपरीत परिस्थितियों में चलता है। किसान अपनों से भी संकट झेलता है, किसान अपनों से भी संकट झेलता है। जेपी नड्डा के संबोधन के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसे लेकर जगदीप धनखड़ ने सख्त लहजे में विपक्ष को नसीहत भी दी और रवैये में सुधार लाने के लिए भी उनकी तरफ से कहा गया। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री खड़गे जी, जो बहुत सीनियर लीडर हैं, वयोवृद्ध नेता हमारे, जो बहुत ही तजुर्बेकार हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल, ये कंडेमनेबल है, ये निंदनीय है और ये गलत परंपरा को रास्ता दिखाता है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम पड़ेगी। इसको कंडेम करना चाहिए बाय वन एंड ऑल। जेपी नड्डा के संबोधन के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसे लेकर जगदीप धनखड़ ने सख्त लहजे में विपक्ष को नसीहत भी दी और रवैये में सुधार लाने के लिए भी उनकी तरफ से कहा गया। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि इनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको एक बार नहीं अनेकों बार चेंबर में बुलाया गया है। लेटर्स हैव बीन रिटन बाय द चेयर। बैठ जाइए, ये बोल रहे हैं। लेटर्स हैव बीन रिटन। ऐसा अधिकार नहीं है कि कोई भी बोले तो आप बोलेंगे। लेटर्स हैव बीन रिटन। आप यहाँ भी बोलेंगे, बाहर भी बोलेंगे, मर्जियों से बोलेंगे, सुना चुके। लेटर्स हैव बीन रिटन by the chair to the leader of the opposition time and again to participate and come to the chamber, but the leader of opposition has always denied and he has also not participated in the BSE meeting, also in the last meeting. ये बताता है कि प्रजातांत्रिक परंपराओं की व्यवस्थाओं में कितनी आपकी रुचि है और कितना आप उसका आदर करते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस के ऑफिशियल ट्वीट पर सभापति को लेकर की गई विवादित टिप्पणी की भी आलोचना की और इसकी जमकर निंदा भी की गई। आपके ऑफिशियल हैंडल से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को इस तरीके से डेरोगेट करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को इस तरीके से डिमीन करने का जो आपने कुत्सित किया है, जो गलत प्रयास किया है, जो प्रजातांत्रिक मूल्य और संसदीय प्रणाली को आपने झट्टा दिखाया है, भारत की ता कभी माफ नहीं करेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। जेपी नड्डा यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के सांसदों की ओर से सभापति को लेकर बनाए गए मिमिक्री वीडियो का भी जिक्र किया और कांग्रेस पर संवैधानिक व्यवस्था में रुचि ना होने का आरोप भी लगा दिया। आज आप बहुत चिंता कर रहे हैं प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं की, प्रजातांत्रिक मूल्यों की और संवैधानिक पोजीशंस की, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस की आप बहुत चिंता कर रहे हैं। यही पार्लियामेंट है और इसी पार्लियामेंट के परिसर में बाहर आपकी मिमिक्री का वीडियो बनाते हुए के सीनियर लीडर, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठतम नेता उसका वीडियो बना रहा था। यह भी इतिहास इस बात का गवाह है। मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक व्यवस्थाओं में न कोई रुचि है
न ही इंटरेस्ट है और न ही संवैधानिक दृष्टि से हमारे संसदीय प्रणालियों के प्रति, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के प्रति न ही कोई रिस्पेक्ट है, न ही कोई आदर है। और जो इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो इस बात को भी बताता है कि मूल मुद्दे से देश को भटकाने का प्रयास है, जो मैंने कल भी कहा था। इस दौरान एक बार फिर जेपी नड्डा ने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से जॉर्ज सोरोस के संबंध पर सवाल किया। साथ ही जॉर्ज सोरोस के निशाने पर कांग्रेस पार्टी पर काम करने का आरोप भी लगा दिया। देश जानना चाहता है कि इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से। व्हाट इज द रिलेशनशिप इन सोनिया गांधी जी एंड सोरोस? द कंट्री वांट्स टू नो, देश की आम जनता जानना चाहती है। जो सोरोस इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन के रूप में देता है और उसकी आवाज कठपुतली बन करके यहां कांग्रेस पार्टी उठाती है और देश को डिस्टेबलाइज करती है। संसद को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया और इसे लेकर निंदा प्रस्ताव लाने की बात भी उनकी तरफ से कही गई। सर, मैं बड़े गंभीरता से उनकी बात सुनी, लीडर ऑफ द हाउस। उन्होंने ये कहा कि जो चेयरमैन साहब बात करते हैं तो उनके सब ऑर्डर के खिलाफ, उनके जो निर्णय रहते हैं उसके विरुद्ध कोई बात नहीं करना चाहिए। ये कंटेम्प्ट होता है, उन्होंने कहा। सर, मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये लोग विषय को भटकाना चाहते हैं, अपने विषय को भटकाना चाहते हैं। आप आज तक किसी कमेटी में आए क्या? वहीं जेपी नड्डा के आरोप पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पलटवार किया और मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया, जिस पर सभापति ने जगदीप धनखड़ ने ऐतराज जताया और नेता प्रतिपक्ष पर सभापति के फैसलों को ना मानने का आरोप भी उनकी तरफ से सीधे तौर पर लगा दिया गया। सर, ये लोकतंत्र हमेशा दो पहियों पर चलती है और एक पहिया है अपोजिशन पार्टी और दूसरा है रूलिंग पार्टी। लेकिन आप दोनों के लिए अंपायर हैं, लेकिन आप अंपायरी छोड़ के अगर एक तरफा निर्णय लिए तो ये देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा धोखा है। To meet at 11 a.m. on Friday. संसद सत्र के स्थगित होने के बाद एक बार फिर सदन की कार्रवाई शुरू हुई। इस बार जेडीएस नेता एचडी देवगौड़ा ने अपनी बात रखी। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ पर एक पक्ष में फैसला देने का आरोप लगाया। जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के बीच क्या संबंध है, यह सवाल जेपी नड्डा की तरफ से उठाया गया। जॉर्ज सोरोस के इशारे पर काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, यह भी जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया। संसद को भटकाने का काम बीजेपी कर रही है, खड़गे की तरफ से यह जवाब उन्हें दिया गया और कांग्रेस ने कई बार सदन के फैसले को नहीं माना। जगदीप धनखड़ की तरफ से इस बात का जिक्र इस दौरान किया गया। माननीय सदस्यगण, कल सदन में जो कुछ भी हुआ
वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी माननीय सदस्य विशेष रूप से महिलाओं पर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये सदगरिमा मर्यादा के अनुकूल नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वो व्यक्तिगत टिप्पणियों और किसी जाति, समाज, महिला, पुरुष सब पर व्यक्तिगत टिप्पणियों से अपने भाषण के अंदर बचना चाहिए। वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही की शुरुआत पिछले दिनों सदन में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ की। उस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि जैसे आपके किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, उसी तरह से आपके व्यापार क्रेडिट कार्ड्स की स्कीम को शुरू किया जाए। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि 30% जो भारत की जीडीपी है वो लघु और छोटे उद्योगों से आती है। 45% जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो छोटे और लघु उद्योगों से आती है और 48% जो आपका एक्सपोर्ट है वो एमएसएमई सेक्टर से आता है। तो मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि जो 8 अप्रैल 2022 की फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें हैं, उसको आपके मंत्रालय ने लागू किया है कि नहीं किया है? इसके बाद लोकसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत हुई। इस दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने स्थायी समिति सदस्य की रिपोर्ट को लेकर संबंधित मंत्री से सवाल पूछा, जिसमें उन्होंने पूछा कि संबंधित विभाग ने स्थायी समिति सदस्य की रिपोर्ट को लागू किया है या नहीं किया है। क्रेडिट गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से ऋण के विभिन्न श्रेणियों के लिए 85% तक की गारंटी कवरेज के साथ साथ एमएसएमई को 500 लाख रुपए तक की सीमा का कोलेट्रल मुक्त ऋण सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी का सीमा के तहत है। गारंटी सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपया कर दिया गया है और दिनांक 1/4/23 से वार्षिक गारंटी फीस के लिए स्टैंडर्ड दर 50% कम कर दिया गया है। सर, इस पूरे मसले पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने जवाब दिया, जिसमें कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी संतुष्ट नजर नहीं आए। कैशलेस इलाज में जिन मरीजों के गंभीर दुर्घटनाओं में जो घायल हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उनके सिर में चोट आ जाती है, कई जगह फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसमें एक बाध्यता भी है कि दुर्घटना के 7 दिन के भीतर और 1.5 लाख रुपए तक का ही इलाज हो सकता है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या ये योजना पूरे देश भर में लागू की जाएगी और 7 दिन और 1.5 लाख की जो बाध्यता है उसको क्या समाप्त करके उसको ओपन किया जाएगा? वहीं बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सड़क दुर्घटना संबंधित सवाल पूछा और कैशलेस इलाज की जानकारी भी उनके द्वारा मांगी गई। कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आसाम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और पांडिचेरी यहाँ स्कीम शुरू हो गई और 2100 लोगों की जान इसमें बची है और अभी मैक्सिमम ट्रीटमेंट अमाउंट जो है वो केवल 1,25,000 रुपये तक देनी पड़ी है। मैं उनको और बताना चाहता हूँ कि तुरंत ही उत्तर प्रदेश में ही, सम्माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं, इसकी शुरुआत हो रही है और अगले 3 महीने पायलट प्रोजेक्ट सेट हो गए लगभग। इसके बाद पूरे देश में इस योजना की शुरुआत करेंगे और ये जिनका एक्सीडेंट होता है उनको ये तुरंत पैसा कैशलेस ट्रीटमेंट अगर मिलती है गोल्डन आवर में, तो मुझे लगता है अनेक लोगों की जान बचने में उपयोग होगा। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जवाब दिया और बताया कि ये योजना बहुत जल्द पूरे देश में लागू होगी, जिसे अभी कई प्रदेशों में लागू किया जा चुका है। स्थायी समिति सदस्य की रिपोर्ट कब लागू होगी, मनीष तिवारी की तरफ से यह सवाल भी किया गया। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, देश में बिना लाइसेंस चलाई जा रही गाड़ी को लेकर क्या स्थिति है, नड्डा की तरफ से यह सवाल हुआ। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं।
दुर्घटना में घायल लोगों को कैशलेस इलाज मिलेगा और इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। जेपी नड्डा की तरफ से यह भी कहा गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मोटर व्हीकल के संशोधन एक्ट में नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड की स्थापना की बात हुई थी, इसका स्टेटस क्या है और कब तक इस बोर्ड की स्थापना होना अपेक्षित है? ये पिछले 6 साल पहले बोर्ड करने का निर्णय हुआ, उसके बाद में इसके ऊपर रिटायर्ड से अपॉइंट करना, वो कौन से ग्रेड का होना, तो अभी भी मुझे दुख है कि अभी तक पूरे अप्रूवल नहीं मिल पाए और इसके कारण ये बोर्ड का गठन नहीं हो पाया, पर मैं जल्दी ही कोशिश करके इसको करने की कोशिश करूंगा। बीजेपी सांसद सतीश कुमार ने भी मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े सवाल पूछे और नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड की जानकारी मांगी, जिस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जवाब दिया और बोर्ड के गठन ना होने की जानकारी भी दी। माननीय मंत्री जी, आप अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं और आपने बहुत अच्छे हाईवेज पूरे देश में बनाए, लेकिन उन हाईवेज की वजह से गाड़ियां 110, 120, 150 तक भी कुछ लोग चलाते हैं। और अभी आपने जिक्र भी किया कि तकरीबन 1.25 लाख लोगों की मौत हर साल हो रही है और पिछले 10 साल में तकरीबन 15 लाख लोगों की मौत सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स के कारण हो गई और डेली लगाएं तो 400 लोगों की मौत हो रही है। और माननीय मंत्री जी, पंजाब में पिछले 1 साल में अगर हम कंपैरिजन करें 2023 से, तो जो एक्सीडेंट्स का डेथ रेट है वो 47% कम हुआ है। उसका रीज़न है कि हमने एक डेडिकेटेड फोर्स, सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब में लगाई है, उसमें 1600 पुलिस ऑफिसर को डिप्लॉय किया है और हर 30 किलोमीटर के बाद एक टोयोटा की तकरीबन 40 लाख की गाड़ी लगाई गई है और उससे 47% जो डेथ रेट है वो कम हो गया। सो मैं मंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं, क्या केंद्र सरकार भी आने वाले समय में कोई ऐसी डेडिकेटेड फोर्स का गठन करेगी कि जिससे रोड एक्सीडेंट कम हो सके? इकोनॉमिक मॉडल में 6 एयर बैग्स लगने लगी, पूरे ऑटोमोबाइल सुधार कर दिए। रोड इंजीनियरिंग में कमियां थी, 40,000 करोड़ रुपए ब्लैक स्पॉट इंप्रूवमेंट के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, काफ़ी ब्लैक स्पॉट्स हमने दूर किए, पर इसमें 59% एक्सीडेंट्स ये एनएच पर हो रहे हैं और ये मेरे लिए सबसे चिंता का विषय है। हमारे देश में ट्रेलर और ट्रक पर जो कंडक्टर होता है वो चुपचाप ड्राइविंग सीख के वो चलाना चालू कर देता है। हम दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि दुनिया में ऐसा जो देश है नंबर 1 पर जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, उस देश का नाम भारत है। हम इसको सुधार रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से इसको काफ़ी स्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद गुरमीत सिंह मीतहेर ने सदन में सड़क दुर्घटना का मामला उठाया, जिस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चिंता जाहिर की और अधिक दुर्घटनाओं का कारण बिना ट्रेनिंग के गाड़ी चलाने को बता दिया गया। ये ट्रक ओवरलोड होके आते हैं, बड़ी स्पीड में जाते हैं और रात के समय जब फॉग, और विशेष रूप से अब जो फॉगी कंडीशंस होते हैं शीतकालीन समय में, वो रात के या सुबह के 1 बजे 4 बजे जब जाते हैं, तो क्या आपके मंत्रालय क्या कर सकते हैं इस संदर्भ में? रोड पर ट्रक खड़ा करते हैं हमारे एनएचआई के ऊपर, मैं बोलता हूँ उसके ऊपर कार्रवाई करो, तो कार्रवाई करने का अधिकार लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का होता है। अभी हमने इससे तंग आकर एक नया टेक्नोलॉजी करके नियम लगाया कि अब ऑटोमेटिक एक्सल जो है उसमें वेट मैनेजमेंट सिस्टम हमने तैयार किया है और ट्रक के ऊपर लिख के आएगा कि वजन कितना डाला हुआ है, ताकि आप इतने लोगों पर, मैं बोल नहीं सकता आपको इसमें क्या क्या होता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भी होगा। और जोराट झांझी, ये आपका विषय है, मैं भी इसकी 10-12 मीटिंगें ले चुका हूँ, चीफ मिनिस्टर भी परसों आए, वो भी कह रहे थे अब लगभग फरवरी 2025 तक ये काम पूरा होगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम के जोरहट का मामला उठाया और सड़क दुर्घटना का कारण ट्रक के ओवरलोड और लाइटिंग की कमी को बता दिया गया, जिसे लेकर उन्होंने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से सवाल किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपना जवाब भी दिया। 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर तक का मांगा था ब्यौरा, और जो माननीय मंत्री जी ने उन प्रोजेक्ट का विवरण दिया है वो
इस बीच का नहीं दिया। तो एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस जो समय के लिए हमने मांगा था, ये दिनांक 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2024 तक CSR और R&R फंड के अंतर्गत NTPC टांडा के द्वारा किन किन परियोजनाओं पर कितने कितने लागत का कार्य कराया गया और उसका चयन का आधार क्या है, किस आधार पर चयनित किए गए। तो ये तो पहला प्रश्न मेरा ये है, ये बताने की कृपा करें और उसी समय का बतावें। दूसरा मान्यवर, इसी के साथ साथ जो चयनित किए गए हैं, केवल एक विधानसभा में जहां बाई इलेक्शन होना था और जिस दिन आचार संहिता लागू की गई उसी दिन 25 स्कूटी भेंट किया गया, उसका चयन किन आधार पर किया गया? माननीय सदस्य महोदय ने जो जानकारी मांगी है, द डिटेल्स ऑफ फंड्स ऑफ रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट और CSR, तो इसमें हमने जो पूरा फंड वहाँ दिया गया है RR सेटलमेंट रिहेबिलिटेशन सेटलमेंट में 2,76,00,000 रुपए इसको लागत की गई है और CSR के अंतर्गत 7,10,00,000 रुपए की लागत की गई है। तो दोनों की ये डिटेल दी गई है। जहाँ तक डिटेल ऑफ वर्ष की बात है, इसमें इन सभी वर्षों का 21-22 में 8 प्रोजेक्ट्स उनके नाम दिए गए हैं, 22-23 इसमें 21 प्रोजेक्ट्स इनके नाम दिए गए हैं, 23-24 इसमें 26 प्रोजेक्ट्स इसमें सब नाम दिए गए हैं। तो इस प्रकार से एक एक प्रोजेक्ट के नाम की डिटेल ये माने सदस्य महोदय को उपलब्ध करा दी गई।